हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड रोज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के 2023 के प्रश्नों का मैंने विश्लेषण किया था, जैसा कि पॉलिटी के प्रश्नों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो इस क्लास में हम 2022 में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। 2022 में किस तरह के प्रश्न आए हैं और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो शुरू करते हैं हम ये क्लास। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चंस पे हम आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणामों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ए कह रहा है इससे जनजातीय लोगों की भूमि गैर जनजातीय लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सकेगा, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण होगा। सी कह रहा है इससे वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं डी कह रहा है ऐसे क्षेत्र वाले राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर ए होगा कि इससे जनजातीय लोगों की भूमि गैर जनजातीय लोग को हस्तांतरित होने से रोका जा सकता है। इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं कि देखिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल उन क्षेत्रों पर लागू होती है जहां अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या अधिक होती है। इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है। 5वीं अनुसूची के तहत जो है इन क्षेत्रों में राज्यपाल को विशेष प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं ताकि जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य कानूनों के क्रियान्वयन को संशोधित या समाप्त कर सकता है यदि वह समझे कि वे कानून जनजातीय हितों के प्रतिकूल है। यानी राज्यपाल को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है 5th शेड्यूल्ड के तहत, अगर वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में घोषित है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, इन क्षेत्रों में जनजातीय भूमि की सुरक्षा का विशेष प्रावधान किया गया है ताकि भूमि गैर जनजातीय व्यक्तियों को हस्तांतरित न किया जा सके। इसलिए जब किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है जनजातीय भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा करना। ठीक है, इसलिए कथन ए सही है और आइडेंटिटी और कल्चर इससे जुड़ा हुआ है ताकि उनकी संरक्षण किया जा सके, इसीलिए 5th शेड्यूल को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत स्वच्छता गठबंधन अस्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है और इससे भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोषित किया जाता है। ठीक है, पहला कथन था। दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक शीर्ष निकाय है और शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन समाधान प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसमें जो है ना डी है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, यानी दोनों कथन जो है गलत है। अब देखते हैं कि कैसे ये कथन गलत है। देखिए कथन कैसे गलत है। भारत स्वच्छता गठबंधन जो है, भारत स्वच्छता गठबंधन का गठन फिक्की के तत्वाधान में किया गया था। इसका उद्देश्य साझेदारी के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और समर्थित बनाना है। अर्थात एक कथन सही नहीं है। कथन एक क्या कह रहा है कि बढ़ावा देने के लिए मंच है भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका संचालन या पोषित किया जाता है, जबकि यह फिक्की के द्वारा या फिक्की के तत्वाधान में यह कार्य करता है। वही दूसरा कथन कैसे है, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान 1976 में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान को भारत सरकार की शहरी विकास योजनाओं में सहयोग एवं मार्गदर्शन करने के लिए एक निकाय के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से इसने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साथ अन्य सरकारी और नागरिक क्षेत्रों के साथ मिलकर अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में यह कार्य किया है ताकि शहरी एवं नियोजन की कमियों को दूर किया जा सके। और NIUS यानी राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंध है, लेकिन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का यह शीर्ष निकाय नहीं है। संबंधित जरूर है लेकिन यह शीर्ष निकाय नहीं है। और कथन में क्या कह रहा था कि यह शीर्ष निकाय भी है, इसलिए वो कथन गलत हो जाता है। इसलिए आंसर इसका डी होगा, ना तो एक ना तो दो। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। देखिए वैधानिक और संवैधानिक निकाय से संबंधित प्रश्न पिछले 2-3 साल का विश्लेषण हम जब से कर रहे हैं, 2025 का भी किए, 2024 का भी किए, 2023 का भी किए, अब 2022 का कर रहे हैं हम। तो इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर इससे संबंधित रहा है कि वो किसी संस्थान के बारे में पूछ दे रहा है
कि वो संस्थान संवैधानिक है या वैधानिक है। जहां यहाँ पूछ रहा है कि वैधानिक है, तो आपको संवैधानिक और वैधानिक के बारे में अंतर सही सही पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। संवैधानिक मतलब होता है कि उस बोर्ड या संस्थान के बारे में या संस्था के बारे में संविधान में प्रावधान है, उसके तहत किसी अनुच्छेद के तहत उसके पावर को सबमिट किया गया है या किसी अनुच्छेद में सब आर्टिकल बना के उसका गठन किया गया, तो वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। वैधानिक संस्था वो होती है जिसको भारत में कानून बनाकर उसका गठन किया जाता है। इसमें संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं होता है, वो भी कानूनन होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से कानून बनाकर उसका गठन किया जाता है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला कथन क्या कह रहा है? चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। वहीं दूसरा कह रहा है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबद्ध एक नियामक निकाय है। तीसरा कथन कह रहा है चाय बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा जो कह रहा है बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, ठीक है। तब इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसका मतलब कि यूपीएससी का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने में, कुछ क्वेश्चन तो संबद्ध होते हैं, पर्टिकुलर उसी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन में 4-4 डायमेंशन से आपको सोचना होता है। तो इसलिए आप जब क्वेश्चंस पढ़ें या साथ साथ जब आप अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का, तो उसको डीपर में जाएं और चारों तरफ से उसका एनालिसिस करें, चारों तरफ से उसमें देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है। इन सारे चीजों पर आप विचार करके ही यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा आप निकाल सकते हैं। सीधा सीधा पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं निकलेगा यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत ही डीपर और बहुत ही डायनेमिक हो गया है और एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन का समावेशन होता है। आप देख पा रहे हैं, सीधा सा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब इसमें हम देखते हैं कि इस कथन में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो कथन एक जो है सही है और वहीं चौथा भी सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है। इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, 1 और 4। अब देखते हैं इसका विश्लेषण। हालांकि मैं शुरू में बता दिया, चाय बोर्ड केंद्र सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन 2 सही नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि यह किसान एवं कल्याण मंत्रालय के संबंध है, जबकि यह वाणिज्य मंत्रालय से संबंध है, ठीक है। वहीं इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, जबकि यह क्या कह रहा है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसलिए कथन जो है 3 गलत हो गया। चौथा का जो है कथन सही है, क्योंकि वर्तमान में चाय बोर्ड के दुबई और मॉस्को, दुबई यूएई का शहर है बहुत बड़ा, और मॉस्को आप जानते हैं रसिया की राजधानी है, में 2 विदेशी कार्यालय है। बोर्ड के सभी विदेशी कार्यालय भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रचारात्मक उपाय हेतु डिजाइन किए गए हैं। ये कार्यालय संबंधित क्षेत्रों के भारतीय चाय आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच बातचीत के कार्यालय के रूप में भी या माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। अतः कथन चौथा सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमेशा विचार बहुत कराता है यूपीएससी, इसलिए विचारशील बनना बहुत ही जरूरी है। विचारशील कैसे बनिएगा? जब आप अध्ययन कीजिएगा। अध्ययन कैसे कीजिएगा? किसी फैक्ट पे कीजिएगा, कोई आपके लिए आधार होना चाहिए, ठीक है। आते हैं प्रश्न पर। HN सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 को पारित किया गया था, ठीक है। पहला कथन ये कह रहा है। वही दूसरा कथन कह रहा है भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुने होंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है? स्वयं की अवमानना, ठीक है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा क्या कह रहा है? भारत में संसद को न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है। तो इसमें आंसर जो होगा कथन 1 सही है। NH सन्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में ही न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, इसी अधिनियम के तहत जो है न्यायालय को यह पावर होता है कि अगर उसके आदेश का अवमानना हुआ है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आदेश पारित कर सकती है। वही जो है दूसरा कथन जो है वो भी सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। मतलब उसके अधिकारों का, वही जो मैं कहा कि उसके अधिकारों का अगर अवहेलना हुआ है, अगर उसने कोई आदेश पारित किया है, उस आदेश को जो है मानने से इनकार कर रहा है, तो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लगाया जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को भी यह पावर है। उसी तरह कथन 3 जो है भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, तो कथन 3 जो है गलत है, ये नहीं है, क्योंकि यह जो है कानून बनाकर किया गया था। 1971 में यह कानून बना था, इसलिए यह वैधानिक है, लेकिन संविधान में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। इसीलिए आपको संविधान और विधान यानी वैधानिक में अंतर स्पष्ट मालूम होना चाहिए। जब यहाँ इस तरह से भी आप एलिमिनेट भी कर सकते हो इसमें, क्योंकि सीधे ऊपर
ए ऑप्शन एक कह रहा है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था, यानी इसके लिए एक अलग से विधान बनाकर किया गया था। संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं है, इसलिए भारत का संविधान जब वर्णन ही नहीं है तो कैसे जो है उसको अधिकार दे सकता है। ठीक है, इसलिए वो कथन 3 गलत हो जाएगा। चौथा जो है, भारत में संसद न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त है, जो कि सही है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस में से आंसर निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस भी आना चाहिए, वो तो तब आएगा जब बहुत सारे आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो एलिमिनेट करना भी सीख जाएंगे कि इसमें से ये नहीं हो सकता है। उस आधार पर भी आप स्मार्टली आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसका व्याख्या मैंने कर दिया, व्याख्या भी आप देख सकते हैं। कथन एक सही है, वही एचएन समिति की अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम पारित किया गया था 1961 में। एनएच सन्याल समिति, ये देख लीजिए, ये फैक्ट है। कभी कभी पूछ देता है कि एनएच सन्याल समिति का गठन कब किया गया था, तो 1961 में, ताकि न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जा सके। ठीक है, वही कथन 2 भी सही है कि वही कथन 3 क्या कह रहा है, दोनों प्रकार की अवमानना परिभाषित नहीं करता, इनकी परिभाषाएं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दी गई है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके अलावा कथन 4 सही है, जो मैंने बोला कि संविधान अनुच्छेद 142(2) और 246 संसद को न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कभी कभी सीधा सीधा पूछ देता है कि किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद को पावर है कि न्यायालय की अवमानना से संबंधित वो कानून बना सके। तो आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन से संबंधित। अब हम लोग आगे जाते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, सरकारी विधि अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है। वहीं दूसरा क्या कह रहा है, बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने का अधिकार है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो उपरोक्त में से जो है केवल 2 कथन सही है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और विधि महाविद्यालयों के मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने का अधिकार होता है। लेकिन पहला कथन इसलिए जो गलत हो गया कि सरकारी विधि और विधिक फर्म और पेटेंट न्यायविदों को अधिवक्ता को मान्यता प्राप्त है, जबकि कॉर्पोरेट अधिवक्ता को मान्यता से बाहर किया गया है। ठीक है, वहां पे कह रहा था कि उनको मान्यता होगा, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। ये जान लीजिए, ये भी बहुत जानकारी और रोचक जानकारी है और बहुत ही फैक्चुअल जानकारी है। और यह कानूनी शिक्षा के लिए भी मानक निर्धारित करता है। जनरली होता क्या है कि आप इसके नाम से आइडिया लगा लेंगे कि मानक निर्धारित करने का इसको जो अधिकार नहीं होगा, तो अजम्पशन पे आंसर नहीं देना है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस बनाता है कि आप कंफ्यूज्ड होकर आंसर गलत करें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कितना विचार कराएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो है 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत है तो भारत के राष्ट्रपति के पास उसमें सहमति देना अनिवार्य होता है। कभी कभी जो है पॉकेट वीटो का वो प्रयोग कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। उसी तरीके से संविधान संशोधन विधेयक को अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक में जो आम जो नियम कानून होता है, संवैधानिक संशोधन से संबंधित कोई नहीं होता है, तो उसमें प्रावधान होता है कि संयुक्त बैठक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक होता है तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसलिए जो है कथन 2 और 3 सही है। और संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, जबकि ये कह रहा आवश्यक है, इसलिए कथन गलत हो गया, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है,
जैसे इसमें व्याख्या में भी आप देख सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, बाकी का मैंने वैसे ही कर दिया कि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। वो विधेयक को न तो अपने पास रख सकते हैं, न ही पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं, यानी उनको जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करना है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि रबर स्टैंप की भूमिका होती है राष्ट्रपति की, और सही भी बात है। उसी तरीके से देखिए, संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का विधेयक पारित करने का कोई प्रावधान नहीं होता है, ये आम विधेयकों में होता है। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, और दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसमें जो है केवल 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसमें देखिए व्याख्या करने पे क्या आता है, मंत्री परिषद मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। वहां क्या कह रहा है, वहां कह रहा है कि 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। 3 श्रेणियां कौन कौन सा है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, इनके बीच का अंतर आप समझते होंगे कि उनका पदानुक्रम, उनका वेतन और राजनीतिक महत्व उनका होता है। इस आधार पर इनमें अंतर होता है, इनका वेतन अलग होता है, इनका जो पदानुक्रम होता है वो भी अलग होता है और राजनीतिक महत्व भी इनका अलग होता है। इसलिए इनको जो है 4 स्तर पे विभाजित किया गया है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। यह प्रावधान जो है 91 यानी 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में शामिल किया गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी हो जाती थी, उसमें चाहे जितने लोगों को शामिल कर लीजिए, लेकिन एक निश्चित सीमा इसको निर्धारित की गई 2003 में संशोधन लाकर, ताकि मंत्रिपरिषद की सीमा एक फिक्स रहे, असीमित लोगों को उसमें, असंख्य लोगों को शामिल न किया जा सके। उससे जो है अननेसेसरी जो है सरकार पर खर्च का बर्डन बढ़ता था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्तियां या कौन सी शक्तियां लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कह रहा है आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, केवल 2 है सही उत्तर, केवल 2 होगा, यानी आंसर बी होगा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, यह अनन्य शक्ति है। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना ये अनन्य शक्ति नहीं है। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा करना, आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा करना 352, 356, 360 के अंतर्गत की जाती है। इसकी पुष्टि दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा की जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केवल लोकसभा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं ला सकता, इसलिए लोकसभा की अनन्य शक्ति है। आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों में पुष्टि कराना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में, इसलिए उसको लोकसभा का अनन्य शक्ति नहीं कहा जाता। लेकिन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जब प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। तो इसलिए जो है जब अविश्वास यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है तो वो जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और इसको जो है इसीलिए इसको अनन्य शक्ति कहा जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है दोनों सदनों में किया जाता है। दोनों सदनों की भूमिका बराबर होती है। एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसकी जांच और निर्णय करता है, इसलिए केवल लोकसभा की यह शक्ति नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा था कि लोकसभा की अनन्य शक्ति, तो केवल और केवल जो है इसमें मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उपलब्ध जो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में विकल्प थे उस विकल्प के आधार पर यही आंसर होगा। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा तब देता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से तो कथन कोई भी सही है, ना 1 ना 2,
ठीक है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या है कि संविधान के अनुसार केवल महान्यायाधीश संसद के दोनों सदनों उनकी संयुक्त बैठक में किसी सीमित कार्रवाई में भाग ले सकता है जिसका सदस्य नामित हो सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं। महाधिवक्ता के अलावा भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। जो भारत के महाधिवक्ता, भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता है, आधिकारिक कर्तव्य में उन्होंने महान्यायाधीश का सहायता करते हैं। संविधान महाधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता का उल्लेखनीय कथन एक सही नहीं है। ठीक है, और कथन 2 भी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ जो है आज का जो है क्लास समाप्त होता है। हमने इसमें 2022 में पॉलिटी में आए हुए प्रश्नों, प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी के लिए आए हुए प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया। आशा है इस विश्लेषण से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, साथ ही साथ जो है एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस में एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाकर भी आंसर दे सकते हैं। तो इन सारे विधियों के द्वारा जो है आप अपने प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी में 100% आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में भी हर वर्ष कम से कम 10 से 12 या 14 प्रश्न होते ही होते हैं। इसलिए पॉलिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ इसका मेंस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए पॉलिटी को अच्छे से अध्ययन कीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य वर्ष के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।